नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल MB सौरभ सर में। और आप सबको सबसे पहले 2022 का हैप्पी न्यू ईयर। आप सबके जीवन में ईश्वर खुशहाली लाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो आइए ना ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत ही कठिन विषय पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको लगता है वैसे लेकिन कठिन है नहीं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। आप लोग को एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता है, सब लोग ध्यान देंगे। कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? संधि। क्या लिखेंगे? संधि। संधि। तो स्टूडेंट, संधि में होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ यानी जोड़ना। यानी जब हम किसी दो व्यक्ति, दो वस्तु या किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ा जाता है तो हम कहते हैं कि संधि हो गई। जैसे शिवाजी महाराज ने भी पुरंदर की संधि की थी। तो कहने का तात्पर्य संधि मतलब होता है जोड़। लेकिन हम यहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु को तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्णमाला। तो हम यहाँ पे वर्णमाला के वर्णों को जोड़ेंगे। तो अगर हमें परिभाषा लिखनी होगी संधि की, तो हम क्या परिभाषा लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं दो वर्णों अथवा दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि। संधि कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, संधि किसे कहते हैं? अब हम कह सकते हैं दो वर्णों अथवा दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। स्टूडेंट्स, विकार मतलब क्या होता है? व्हाट इज द विकार? विकार मतलब होता है परिवर्तन। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। यानी जब दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल से एक नई परिवर्तन हो जाती है या एक नया परिवर्तन हो जाता है, तब हम उसे क्या कह देते हैं? संधि कह देते हैं। क्या कह देते हैं? संधि। अब आपको ये बात समझ में आ गई। दो ध्वनियों अथवा दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपसे क्या पूछता है संधि के बाद? संधि विच्छेद। क्या पूछता है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? यानी की गई संधि को अलग अलग करना। की गई संधि को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं की गई संधि को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए। जैसे अगर हमने लिखा है, जैसे हमने लिखा विद्यालय। क्या लिखा है? विद्यालय। ये तो हमारी संधि है, लेकिन अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। यानी दो अलग अलग शब्द विद्या और आलय को जब मिला दिया गया तो एक नया शब्द मिल गया परिवर्तन करके, विद्यालय, जिसका अर्थ होता है स्कूल। जिसका अर्थ होता है स्कूल। तो कहने का मतलब हमने यहाँ पे देखा कि दो अलग अलग शब्दों को जब मिला दिया गया तो एक नया शब्द बन गया जो कि है विद्यालय। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे दो शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बन गया आपका। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे वर्णों लिखाया है, तो किसी भी संधि का जो मेल होता है वह पहले पद का अंतिम वर्ण होता है
और दूसरे पद का प्रथम वर्ण होता है। यानी जो यहाँ पे मेल होगा वो केवल यहाँ पे आ और आ का होगा। अर्थात या में देखिए यहाँ पे आ लगा हुआ है तो यहाँ पे आ हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, आ है। तो आपने देखा आ और आ मिल करके क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। ये स्वर संधि का उदाहरण है। अभी हम आगे जब संधि का भेद पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, यानी आगे समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे विद्याधन आलय में यहाँ पे भी बड़ा आ गया, यानी ये क्या बन गया, विद्यालय बन गया। कहने का मतलब अब हम इस परिभाषा को पूरी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं कि दो वर्णों अथवा दो ध्वनियों के मेल से जो विकार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। अरे भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। समझ गए हो ना? टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, ठीक है। कितनी सी बात समझ में आ गई कि संधि किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद। तो स्टूडेंट्स, आपके लेवल में जो भी पढ़ना है वो संधि के 3 भेद ही पढ़ने हैं। वो हम आगे देखेंगे कि संधि के 3 भेद कौन कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे संधि के भेद। तो स्टूडेंट, संधि के 3 भेद होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। सॉरी, ये संधि के 3 भेद हैं। और आपने इसको पढ़ा भी होगा पहले कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। आपने वर्णमाला में देखा होगा कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्वर किसे कहते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता से होता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और विसर्ग किसे कहते हैं, तो आपने देखा होगा जो अयोग्य हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन, उन्हें विसर्ग कहते हैं। आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो भी मैं आप लोग को थोड़े में समझाने की कोशिश करता हूँ जिसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहला है स्वर। स्वर संधि के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि स्वर किसे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है यानी स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब आप बोलोगे सर स्वतंत्र रूप से कैसे उच्चारण होता है? जैसे आ में किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए वो क्या है, स्वर है। आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। सर अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो आ ई बता दिया, आ ई उ री ए ओ औ, बट आ कहाँ चला गया? तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही हमारे हिंदी में 11 ही क्या होते हैं, स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 ही स्वर होते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं अंग की, तो ये जो अंग होता है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और आह जो होता है, जहाँ पे 2 बिंदी लगी होती है लास्ट में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। और इन दोनों विसर्ग और अनुस्वारों को स्वर के साथ रहने के कारण इनको क्या बोलते हैं, अयोग वाह। यानी जो है तो अयोग, लेकिन फिर भी क्या है, स्वर के साथ में रहते हैं।
तो आमतौर पर अभी तक आप लोगों ने इनको स्वर के साथ ही पढ़ा होगा, बट वास्तव में ये स्वर से क्या होते हैं, अलग होते हैं। एक अनुस्वार होता है और एक क्या होता है, विसर्ग होता है। बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। जैसे मौसी के साथ रहने वाला मौसेरा भाई मौसी का स्वयं का पुत्र नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से स्वर के साथ भले ही अंग और आह रहते हैं लेकिन ये स्वर नहीं है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने बताओगे? 11 प्रकार के। अंग को पूछेगा तो क्या बताओगे? अनुस्वार। आह को पूछोगे तो क्या बताओगे? विसर्ग। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात? यस सर। नहीं समझ में आएगी तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन का मतलब क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हम लिख सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब व्यंजन भी कई प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, का से लेकर के माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर उष्ण व्यंजन, शा 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 हा उष्ण व्यंजन। फिर संयुक्त व्यंजन जिसमें आपका छत तरंग्या और श्रा आ जाता है। तो कुल मिला के व्यंजनों में भी कई सारे भेद हैं, लेकिन आपको उतना डीप में नहीं पढ़ना है। आपको उतना पढ़ना है जितने से आपका काम बन जाए। आपको बोर्ड में 1 नंबर लेके आना है। संधि आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा, तो आपको वो 1 मार्क्स मिल जाए उसके लिए आपको पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ज़्यादा डिटेल में आप जितने अंदर जाएंगे उतनी गहराई में आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। तो आप ये समझ लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। सपोज देखो, जैसे लिखा है का। अब आप बोलोगे का, लेकिन का के साथ उच्चारण किसका हो रहा है? आ का के साथ आए ना, का, खा, गा, घा, कुछ भी आप बोलोगे, लेकिन उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हाँ। यस सर। हो रहा है ना? तो कहने का मतलब अगर हम इसको अलग करेंगे, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम का को कैसे लिखेंगे? का, नीचे हलन और आ, यानी का और आ मिलकर के फिर क्या बना है? का बना हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम खा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो खा में भी सेम चीज ऐसे ही करेंगे, यानी खा, नीचे हलन और आ। कहने का मतलब क्या है? यहाँ से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में किसी न किसी स्वर को जरूर प्रयोग में किया गया है। अर्थात किसी न किसी स्वर का प्रयोग से ही हम व्यंजन को उच्चारित कर सकते हैं, व्यंजन को बोल सकते हैं। तो आपको व्यंजन समझ में आया? यस। स्वर समझ में आया? बोलो हाँ है ना? यस सर। अरे जोर से बोलो ना यार। यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। वेरी गुड। अब हम चलते हैं विसर्ग। तो मैंने यहाँ पे विसर्ग आपको बता ही दिया। ये जो 2 निशान है इसी को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। आई बात समझ में? इतनी सी बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है अथवा स्वतंत्र रूप से होता है उसे ही हम स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये क्या है? स्वर है। और इन्हीं के साथ अंग रहता है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, आह रहता है जिसे हम विसर्ग कहते हैं, और ये दोनों क्या है? अयोगवान। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे का में आ क्या है? उच्चारण करते समय आ उच्चारित हो रहा है, अर्थात का के अंदर क्या है? आ विद्यमान है। समझ में आया? जैसे हम की बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर हमने बोला की, तो
की में क्या है, बड़ी ई लगी हुई है, यानी का और बड़ी ई। जब तक बड़ी ई नहीं लगेगी तब तक हम की नहीं बोल सकते। कहने का तात्पर्य प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर जरूर लगा रहता है। उसके बाद विसर्ग। विसर्ग ये दो डॉट है, यानी आहा जो होता है वो क्या होता है, हमारा विसर्ग होता है। और अब हम इसको देखेंगे किस तरह से इसका प्रयोग संधि में होता है। स्वर संधि। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि, यानी हमने संधि के 3 प्रकार पढ़ लिए और तीनों में पहली जो संधि होती है वह होती है स्वर संधि। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम स्वर संधि में 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें देखो आपको स्टूडेंट्स यही करना है, आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जितनी भी संधि होती हैं प्रत्येक संधि के 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। और जिस संधि का प्रथम पद क्या होगा, स्वर होगा, वह क्या होगी, स्वर संधि होगी। जिस संधि का प्रथम पद स्वर होगा वह स्वर संधि होगी। वैसे तो प्रथम पद भी स्वर होगा और दूसरा पद भी स्वर होगा, यानी दोनों पद स्वर होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 2 स्वरों के मेल से, तो यानी दोनों पद क्या होंगे, स्वर होंगे। वह कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। तो जैसे हम एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे हम लिखते हैं पुस्तक, क्या लिखते हैं, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। अब देखो पुस्तक में का है और यहाँ पे क्या है, आ है, यानी पहले मिलन किसका होता है, जोड़ते किसको हैं, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण। तो हम ये भी लिख सकते हैं संधि में जोड़, आपके समझने के लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं संधि में जोड़ प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण का होता है। ये आप लोग लिख लीजिए, आपको जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि संधि में जोड़ते किसे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा जोड़ते हम किसको हैं। तो पहले पद का अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या है, का है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ पे आ है। तो प्रथम का अंतिम वर्ण और द्वितीय का प्रथम वर्ण, इसी को हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अब देखो का है, मैंने आपको बताया जो का है, जब हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे, का धन आ, यानी इसमें आ है कि नहीं है, यस सर, है ना, यस। और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी आ लिखा ही है, यानी क्या हो गया, आ धन आ बराबर कौन सा हो गया, बड़ा हो गया। यानी कहने का मतलब छोटा आ मिलेगा तो भी बड़ा होगा, बड़ा आ बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा होगा, और छोटा और बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा होगा। अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए बड़ा और छोटा, बड़ा को क्या बोलते हैं, बड़ा को बोलते हैं दीर्घ, क्या बोलते हैं, दीर्घ, और छोटे को क्या बोलते हैं, लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु बोलते हैं, या इसी लघु को क्या बोलते हैं, हर्ष बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं।
तो ये भी आप लोग थोड़ा जानते रहिए ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक धनालय में का और आ, ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रथम पद के अंतिम वर्ण है का और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है आ, और इन दोनों को जब हमने मिला दिया तब क्या बन गया? पुस्तकालय बन गया। क्या बन गया? पुस्तकालय। यहाँ पे आप देखेंगे बराबर क्या हो गया? जब इनको जोड़ दिया तो रूप परिवर्तन हो गया और क्या हो गया? पुस्तकालय। क्या हो गया? पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। आई बात समझ में? पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। समझ में आई इतनी बात? यस सर। अब ये नीचे वाला आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके आगे एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा गिरिधन इंद्र। अब इसका क्या होगा? गिरिधन इंद्र। गिरी यानी यहाँ पे छोटी ही है, मैंने आपको बताया था। जब हम इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे तोड़ के मैं आपको बताता हूँ, री को जब हम तोड़ेंगे यहाँ पे रा हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? प्लस छोटी ही हो जाएगी, है ना? तो वैसे यहाँ पे छोटी और यहाँ पे भी क्या है? छोटी। छोटी और छोटी मिलकर के क्या बन जाएंगे? यहाँ पे छोटी और यहाँ पे भी छोटी। छोटी छोटी मिलकर के क्या बन गए? बड़ी हो गए। और ये क्या बन गया? गिरीन्द्र। क्या बन गया? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? गिरीन्द्र लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी छोटी छोटी मिलकर के क्या बन गए? बड़ी बन गए। इसके लिए क्या बन गया? स्वर संधि हो गई। क्योंकि यहाँ पे सारे देखो स्वरों का ही मेल हो रहा है ना? सारे स्वरों का ही मेल हो रहा है। जैसे एक और हम उदाहरण लेते हैं, हिम धन आलय। क्या हो गया? हिम धन आलय। अब माँ है, माँ को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माँ धन आ बराबर क्या हो जाएगा? आ निकल गया। तो ये क्या हो गया? आ हमको यहाँ से मिल गया। यानी हम यहाँ पे क्या पाए? आ। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? आ है। यानी छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बनता है? दीर्घ बनता है, यानी बड़ा हो गया। और ये क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो, किसी को कोई डाउट है? नो सर। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमको क्या देखना है? पहला जो वर्ड है उसका अंतिम वर्ड क्या है बच्चों? माँ। और यहाँ पे जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ड, और प्रथम वर्ड क्या है? आ। अब हमने देखा माँ है, क्योंकि यहाँ पे माँ के नीचे हलंत नहीं है, अर्थात माँ के अंदर क्या है? आ छिपा हुआ है। यानी हमने आ उसको खींच लिया बाहर, निकाल लिया बाहर और इसको लाके यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे ऑलरेडी आ ही है, तो छोटा बड़ा मिलकर के बड़ा आ मिल गया। तो हमने हिम में आले जोड़ दिया, बन गया क्या? हिमालय। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब बच्चों इसके आगे, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है कि स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के भी कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। उसको भी आपको पढ़ना आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? यस सर। तो फिलहाल आप लोग इतना जानते रहिए कि स्वर संधि आपकी इसी तरीके से पूछी जाएगी और इसी तरीके से आपको तोड़ना है और इसी तरीके से आपको जोड़ना है, ठीक है? तो स्वर संधि के भेद अब हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो हम लिख सकते हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला लिख सकते हैं गुण स्वर संधि, दूसरा है वृद्धि स्वर संधि,
तीसरा है दीर्घ स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयाध। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाध स्वर संधि, ये संधि के 5 भेद हैं। आप इसको अगर इस सीरियल में लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा। आप पहला लिख लीजिए दीर्घ स्वर संधि, तो आपको समझने में आसानी होगी। दीर्घ स्वर संधि, फिर आप लिख लीजिए गुण स्वर संधि यानी गुण, फिर आप लिख लीजिए गुण के बाद यण और फिर उसके बाद चौथा वृद्धि और फिर उसके बाद पांचवा अयाध। ये आपके 5 संधि हैं, यानी गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाध स्वर संधि। अब स्टूडेंट्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताना कि आपको ये सारा पढ़ना है कि मैं व्यंजन संधि आगे पढ़ाऊँ। जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। अगर आपको लगेगा कि ये आपको पढ़ना चाहिए तो मैं आपको गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, यण किसे कहते हैं, आदि सारा पढ़ाऊंगा। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि स्वर संधि के आपसे भेद नहीं पूछा जाता है। आपके एग्जाम में, आपके पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि संधि का भेद पहचानिए, और संधि के भेद में आपको सिर्फ 3 ही भेद पहचानना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मेरे हिसाब से इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके अंदर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे के लिए आपको जानकारी के लिए मैं इसमें अलग से आपको वीडियो एक बना दूंगा, जिसमें इन सारी संधियों का समावेश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब आज से बहुत ही कम समय रह गया है। लगभग 1 ही महीना समझिए, 1 से 1.5 महीना, क्योंकि 2 महीना तो नहीं बोल सकते, कि प्रैक्टिस भी करना है, फिर अन्य चीज़ें भी हैं, साथ में कोविड का भी इतना बड़ा खतरा है। तो इसके लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से एंजॉय करिए। आज साल का पहला दिन है। थैंक यू सो मच।